दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कैपेसिटर बैंक पैनल को बनाना समझेंगे और किस तरह से उसकी कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग की जाती है उसको लाइव आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये ईटीए स्मार्ट 16R का ये ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको जो इक्विपमेंट यूज किए गए हैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। एक तो आपको यहाँ पर जो एम्पियर मीटर है, एमीटर, वो आपको दिखेगा और ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर जो सोलार का वो दिखेगा और बाकी ऑटो और मैनुअल के लिए सेलेक्टर स्विचेज आपको यहाँ पर दिखेगा और ऑन इंडिकेटर के लिए आपको रेड का इंडिकेटर हर एक मेनू जो सेलेक्टर स्विच है उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। इसको मैं आपको डायग्राम के माध्यम से भी समझाऊंगा और साथ साथ दिखा करके पहले समझाता हूँ, उसके बाद आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा A to Z। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको इसकी कंट्रोल वायरिंग को समझाने से पहले आपको पावर वायरिंग समझाता हूँ। देखो पावर वायरिंग क्या होता है, जो आपका जी जैसे कि ये हमारा ACB है, ये वाला, इस ACB का पावर जो हमारा इन पावर है, ये क्या होता है, जैसे कि हमारा मेन पावर आता है ये DG के ऊपर। हमारा एक बात तो याद रखिएगा कि जब DG चलता है तो हमारा ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल ऑन नहीं कराया जाता है, कोई ज़रूरत नहीं उसको ऑन कराने का, या ये अपने आप स्टेबल रहता है, इसको कोई ज़रूरत नहीं होती है कैपेसिटर बैंक को ऑन ऑफ करने की। ठीक है, कैपेसिटर बैंक को ऑन ऑफ नहीं करता है। ठीक है, जस्ट आपको दिखा दूँ कि आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये अपना किस तरह से इसमें पावर आता है, तो जैसे ही हमारा जो पावर होता है वो VCB से ट्रांसफार्मर को जाता है, ट्रांसफार्मर से जो पावर यहाँ पर आता है LT पैनल रूम में, LT पैनल रूम से हमारा क्या होता है, एक पावर सोर्स यहाँ पर कनेक्ट होता है ACB में, जो मेन इनकमर है उसी के एक यहाँ पर कनेक्ट होता है और यहाँ से जो पावर होता है, ये हमारा जो पावर होता है वो यहाँ पर आता है। बस मतलब कि ये इसका पावर कहीं नहीं जाता है, जो मेन पावर जुड़ा होता है ना, जो मेन इनकमर होता है ना, उसी पे ये क्या करता है, उसी के पावर को इम्प्रूव करने के लिए ये यूज किया जाता है। मतलब यहाँ पर पावर आता है, इससे किसी भी लोड को यहाँ से पावर ट्रांसफर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये केवल पावर सोर्स को इम्प्रूव करने के लिए उसके अंतर्गत जो भी आपका पावर फैक्टर पावर लेगिंग करेगा, जो पावर जो फैक्टर होता है वो लेगिंग करेगा, तो उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पावर क्या होता है, नज़दीक आ जाओ तो ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये पावर यहाँ पर आता है। फिर उसके बाद ये पावर हमारे यहाँ हर एक MCCB में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। उसके बाद MCB से आउट होता है पावर, ये कंडक्टर में जाता है। कंडक्टर भी कौन सा कंडक्टर होता है दोस्तों, कंडक्टर भी आपका देख लो, ये ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर के लिए आपको स्पेशल टाइप का कंडक्टर यूज़ किया जाता है, जो कि आपका देख सकते हैं। जब ये कंडक्टर है जिससे कैपेसिटर ड्यूटी कंडक्टर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर यहाँ पर आप नॉर्मल वाला कंडक्टर यूज़ कर लेंगे तो वो ब्लास्ट कर जाता है, ज़्यादा दिन नहीं चलता है या एक दिन में नहीं चलता है। ठीक है, तो अगर आपका ये डंपिंग रजिस्टर को हटा दोगे तो ये ब्लास्ट कर जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि इनका इंड्रस करंट इतना हाई होता है ना, स्टार्टिंग करंट जिसे बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। मतलब कि 100 से 150 गुना, अगर 5 एम्पियर का है तो समझ लो कि 100 गुना, तो डायरेक्ट बहुत ज़्यादा इंड्रस करंट हो जाता है इसका। जबकि आपका नॉर्मल जो पावर कंडक्टर होते हैं, जो कंडक्टर होते हैं, उसका जो इंड्रस करंट होता है 5 से 6 गुना तक मोटर होते हैं, उनकी लोड 5 से 6 गुना तक होती है। ये कंडक्टर जो होता है ना, किसको चलता है, इंड्रस करंट जो चलता है किसका, कैपेसिटर का इंड्रस करंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इंड्रस करंट किसका चलता है, कैपेसिटर बैंक का। कैपेसिटर बैंक बड़े बड़े होते हैं ना, आपको दिखा दूँ एक बार, जस्ट यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कैपेसिटर बैंक को। जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कैपेसिटर बैंक है। ठीक है ना, इनकी स्टार्टिंग इंड्रस करंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई है और ये 3 फेज़ का है। तो इनको कंट्रोल करने के आपका नॉर्मल कंडक्टर जो पावर कंडक्टर होता है उससे आप नहीं यूज कर सकते हो, उसका यूज नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको स्पेशल टाइप का कंडक्टर जिसमें डंपिंग रजिस्टर ब्लॉक लगा होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अभी जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इस रजिस्टर ब्लॉक का काम क्या है, किस तरह से काम करता है। पहले आपको ये समझा दूँ वायरिंग को। ठीक है, तो पावर वायरिंग समझ में आ गया होगा, कोई बात नहीं है। यहाँ से
निकला एमसीबी से पावर कंडक्टर से डायरेक्ट जाता है कहाँ पर, जो हमारा कैपेसिटर बैंक है उसके ऊपर 3 पेज होते हैं, उस पर कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल बहुत आसान है दोस्तों, सिंपल है। सबसे पहले आपको दिखा दूँ सीटी कहाँ लगाओ, इसमें एक सीटी होता है, सीटी से पावर यहाँ, और जो 3 फेज आता है ना, देखो आपको दिखाता हूँ पावर जो होता है, जो मेन पावर आता है वहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 3 फेज प्लस न्यूट्रल आता है। तो एक फेज में क्या होता है, सीटी को कनेक्ट कर दिया जाता है, बाकी 2 फेज जैसे आर फेज और वाई फेज में से अगर 2 फेज सीटी, जैसे कि यहाँ पर देखो ब्लू फेज में सीटी कनेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर ब्लू फेज में सीटी देखो, यहाँ पर 2 सीटी है ना, तो एक सीटी अपना कैपेसिटर पैनल के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, तो एक सीटी से जो पावर जाएगा वहाँ पर आपका जो ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल होता है उसमें कनेक्ट हो जाता है S1 और S2। ठीक है, और बाकी जो आपका ये 2 फेज होते हैं आर और वाई, इसको भी इस्तेमाल कर लिया जाता है वहाँ पर। तो 3 फेज के लिए 2 फेज इस्तेमाल किए जाते हैं और 1 फेज का सीटी से इस्तेमाल कर लिए जाते हैं ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर में। अभी आपको दिखाता हूँ मैं वहाँ पर, फिर समझ में। तो ये आपका रिले का बैक व्यू है, जिसमें आपको देखोगे ये 16 आर का रिले है, मतलब 16 कंडक्टर आपको इससे ऑन करा सकते हो। तो ये एक कॉमन पॉइंट होता है जिसमें आप देख सकते हो कॉमन पॉइंट, और बाकी 15 और एक 16। तो 16 के लिए एक कॉमन यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, 16 के लिए आपको यहाँ पर कॉमन दे देगा, C2 कॉमन बना दिया है यहाँ पर। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो सबसे पहले आप समझिए कि जो आपका L1, L2 और L3, यहाँ पर वायरिंग डायग्राम भी दिया होता है, जिसमें आपका L3 में आपको देखो वहाँ पर एक बताया था ना, जो कैपेसिटर है जो मेन पावर है उसमें 1 फेज में सीटी लगा हुआ है, बाकी 2 में नहीं लगा है। तो जिसमें लगा हुआ है उसमें से S1 और S2 यहाँ पर आकर कनेक्ट हो जाते हैं, और इसको उल्टा नहीं जोड़ते हैं, S1 को S1 में, S2 को S2 में आपको जोड़ देना होता है। ठीक है, बाकी और L1 L2 क्या हो गया, आपके जो 2 और फेज बच गए उनको ला करके यहाँ पर जोड़ देना होता है। क्लियर हो गया। उसके बाद यहीं से एक फेज उठाते हैं, एक फेज जैसे कि L1 या L2 में से एक फेज होता है, L1 उठाया और उसको जो अपने पास कॉमन होता है ना उस पर जोड़ देते हैं, और जो दूसरा कॉमन होता है उस पर भी जोड़ देते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी आपका रिले का आउटपुट है, जैसे कि आप देखोगे 1 2 3 4 ऐसे लेकर के 15 तक है, 16 तक है। तो 16 में से 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे, 1 नंबर को उठाएंगे और आपके पास सेलेक्टर स्विच होगा, सेलेक्टर स्विच। ठीक है, ये सेलेक्टर स्विच है जिसमें ऑटो और मैनुअल का फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 2 NC और 2 NO एलिमेंट लगे होते हैं। ठीक है, उसमें से क्या होता है, जितने भी आपका एक जो यहाँ से रिले आउट होगा उसको एक पॉइंट पर जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखोगे ये वाला है आपका 800, देखो यहाँ पर 813, और इस प्रकार से यहाँ पर देखो स्टार्ट होता है 801 से, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, ऐसे करके 813 तक 13 रिले यूज किया गया है, 13 कंडक्टर के लिए 13 लिया है। तो यहाँ से इस्तेमाल करेंगे 801, 802 एक पॉइंट पर, जो अपना NONC होगा, NO कॉन्टेक्ट होगा ना, उस पर एक पॉइंट पर जोड़ देंगे इसको, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, 5, जो एक पॉइंट पर जोड़ते हैं। ठीक है, बाकी जो आपका दूसरा है, एक पॉइंट को हम यहीं से एक पावर उठाएंगे, और यहाँ से उठा लो, चाहे जहाँ से मर्जी वहाँ से उठा लो, एक फेज उठा लेना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ भी आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर S1 S2 ये आपका एक तो सीटी से आ गया यहाँ पर पावर, ये मीटर के लिए, और यहीं से एक आर फेज उठाया गया है, और इस आर फेज को ला करके ये सारे में दे दिया गया है, जितने भी आपका दूसरा स्विच है मैनुअल के लिए दे दिया गया। ठीक है, तो एक तो ऑटो में हो गया, दूसरा मैनुअल में हो गया, तो पावर यहाँ पर मिल गया। अब देखो ऑटो और मैनुअल के साथ इसका और इससे लूप कर देंगे, इसका साथ यहीं से देखो ऑटो में चलाना है या मैनुअल में, तो देखो इससे और इसका लूपिंग कर दिया जाता है, ये और ये लूप कर दिया जाता है। 706 देखो सेम है ना, सेम है कि नहीं, सेम है, 706 705 704 ठीक है, 703 मतलब कि इससे इसको लूप कर देता है, एक इंडिकेटर को दे दिया जाता है और यहाँ पर न्यूट्रल दे दिया जाता है, और बाकी यहाँ से जो पावर उठता है वो चलाता है जितने नंबर कैपेसिटर को चालू करना है, और कैपेसिटर बैंक जितने नंबर कैपेसिटर के कंडक्टर को चालू करना उतने नंबर पे दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर न्यूट्रल और 701 यहाँ पर दिया है ना। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, कोई इसमें हार्ड नहीं है, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, इसको बंद चालू करना है। ठीक है, तो किस तरह से ये ऑन ऑफ हो रहा है ये तो पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा, रिले कैसे
आप इसको चालू बंद कर रहे हो, ये भी समझ में आ गया होगा। ये इंडिकेटर पावर इसको दे इंडिकेटर चालू करने के लिए यहाँ पर 3 MCB लगा दिया गया, तीनों फेज को इंडिकेटर के लिए दे दिया गया। बाकी यहाँ पर 2 देख सकते हो जो भी यूज करना है, यहाँ पर पावर जो सिटी से आया उसको भी अगर ड्रेसिंग के साथ ला करके इसमें कनेक्ट कर दिया जाता है। तो कोई भी बड़ा चीज़ नहीं है ये, कोई भी बड़ा चीज़ नहीं है। अब इसको हम क्या करते हैं, एक बार डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं, पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो में, आपको डायग्राम के माध्यम से भी इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे, पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको हमने बताने की कोशिश किया कहाँ पर क्या लगा है पूरा दिखा करके। अब इसको हम चलते हैं डायग्राम के साथ समझते हैं।